जोहार झारखंड, जय झारखंड। आज हम झारखंड झारखंड उड़ान सार संग्राम में हम लोग आगे की कड़ी में बढ़ते हुए आगे आज पढ़ेंगे। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा चैप्टर है वो है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश। दोस्तों, आज का जो टॉपिक शुरुआत करने से पहले हम कुछ कोटेशन को लेते हैं ताकि आप कुछ इससे सीख सकें और मेहनत के लिए आपको मजबूर कर दें। मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, आप अपने जीवन में इतनी मेहनत करें कि आपकी मेहनत करने के बाद आपकी सफलता के लिए किसी का मोहताज नहीं होना पड़े। आइए इसी कड़ी में आगे हम लेते हैं। मंजिलें क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आइए, मैंने बताया था कि यह वीडियो वैसे छात्र के लिए, वैसे कैंडिडेट्स के लिए, वैसे प्रतियोगी छात्रों के लिए काफ़ी कारगर साबित होगा जिनके पास समय का अभाव है या फिर कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं और चाहते हैं वो कम समय में अधिक से अधिक वो रिजल्ट को फ्रूटफुल बनाए। इसलिए मैंने बताया कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपकी शोर मचा दे। वैसे छात्र जो कम समय में अधिक अचीव करना चाहते हैं, उसके टारगेट को पाना चाहते हैं, वह वीडियो उनके लिए काफ़ी कारगर साबित होगा। आइए हम देखते हैं 9 चैप्टर में झारखंड उड़ान सार संग्रह के लिए। इसमें जो उड़ान से लिया गया है, उड़ान में झारखंड की ये सार संग्रह है जिसमें से बताया गया है झारखंड के क्षेत्रीय राजवंश से लिया गया है। यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले है झारखंड का मुंडा राज, झारखंड का खास का नागवंश, पलामू का रक्सेल वंश और सिंहभूम का सिंहभूम। फिर है सबसे पहले हमने पढ़ेंगे झारखंड का मुंडा राज। इसमें आगे बढ़ते हुए देखते हैं सबसे पहला है झारखंड का जनजातियों में मुंडाओं ने ही सर्वप्रथम राज का निर्माण की प्रक्रिया को प्रारंभ किया था। इसमें रीता मुंडा या ऋषा मुंडा को ही सर्वप्रथम झारखंड में राज का निर्माण की प्रक्रिया शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें से जो है रीता मुंडा या ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा ने शुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक नियुक्त किया और इस नवस्थापित राज्य का नाम शुतिया पाहन के नाम पर शुतिया नागखंड इसको रखा गया था। शुतिया नागखंड नामक इस राज्य को शुतिया पाहन ने 7 गढ़ों और 21 परगना में विभाजित किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद है 7 गढ़ों का नाम इस प्रकार है जिसका पुराना नाम और वर्तमान नाम के साथ हम लोग देखेंगे। लोहागढ़, लोहरदगा, पालनगढ़, पालुम, पलामू, हजारीबाग, सिंहगढ़, सिंहभूम, मानभूम। उसके आगे बढ़ते हुए देखते हैं यहाँ पर है यह राज्य अधिक दिनों तक स्थायी नहीं रह सका तथा इस राज्य का अंतिम राजा मदरा मुंडा था। सबसे पहले मुंडा का बाद है जो मुंडा राज्य में जो सबसे अंतिम राजा था वो मदरा मुंडा था। उसके बाद है छोटा नागपुर खास का नागवंश क्या था। छोटा नागपुर खास का नागवंश में सबसे पहला राजा फनी मुकुट राय मुंडा राज के बाद नागवंश द्वारा अपने राज्य को स्थापित किया। अंतिम मुंडा राजा जो मदरा मुंडा और अन्य नेताओं की सर्वसम्मति से 64 ईस्वी में फनी मुकुट राय को राजा चुना गया, जो नागवंशी वाली राज्य की स्थापना की तथा शुतियाम्बे को अपनी राजधानी बनाया। नेक्स्ट है जे रीड के अनुसार 10वीं सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना हुई। फनी मुकुट राय पुंडरिक नाग और वाराणसी की ब्राह्मण कन्या की पार्वती की पुत्र था। फनी मुकुट राय को नागवंश का आदि पुरुष कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उसके बाद है फनी मुकुट राय का विवाह पंचेत राज्य नागवंशी राज्य के पूर्व में स्थित के राजघराने में हुआ था। फनी मुकुट राय ने पंचेत के राजा के मदद से केवंझर राज्य नागवंशी राज्य के पश्चिम में स्थित को पराजित कर दिया था। फनी मुकुट राय का राज्य 66 परगना में विभाजित था। यह था 66 परगना में।
फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे को बनाया था। वहाँ एक सूर्य मंदिर का भी इन्होंने निर्माण करवाया था। फनी मुकुट राय ने अपने राज्य में गैर आदिवासियों को भी आश्रय दिया और आश्रय पाने वाले गैर आदिवासियों में भवराय श्रीवास्तव को अपना दीवान बनाया था। बागदेव सिंह ने फनी मुकुट राय का हत्या कर दी थी और इस तरह से उसके बाद जो है इस प्रतापी राजा फनी मुकुट राय का हत्या करने के बाद नेक्स्ट जो राजा बना वो मुकुट राय, मदन राय, प्रताप राय। प्रताप राय के शासनकाल में पलामू किला का निर्माण करवाया गया था। पलामू ही पूछा था, पलामू किला जो है किसके कारण? प्रताप राय के समय में किया गया था। उसके बाद प्रताप राय ने अपनी राजधानी सुत्यांबे से चुटिया में स्थापित कर दिया ताकि तथा काशी तक के लोगों को चुटिया में बसाया था। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है भीमकर्ण। अब राय से उपाधि भीमकर्ण में चेंज होता है। भीमकर्ण प्रथम प्रतापी शासक था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि यहाँ पर है। कर्ण की उपाधि कलचुरी राजवंश की उपाधि से प्रभावित था। भीमकर्ण के काल में सरगुजा के रक्षल राजा ने 12,000 घुड़सवारों तथा विशाल पैदल सेना के साथ नागवंशी राज पर आक्रमण कर दिया, जिसे बरवा की लड़ाई कहा जाता है। यह पूछा जाता है कि कौन सा इसमें आक्रमण किया था? तो रक्षल के राजा ने किया था। सरगुजा के रक्षल राजा ने इस पर आक्रमण कर दिया था, जो बरवा की लड़ाई के नाम जाना था। भीमकर्ण ने सरगुजा के हे वंशी रक्षल राजा के बरवा की लड़ाई में पराजित किया। इस विजय के बाद भीमकर्ण ने रक्षलों को लूटा। वह बरवा तथा पलामू के टोरी वर्तमान समय में लातेहार जिले में स्थित पर कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में भीमकर्ण को वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वासुदेव की मूर्ति लड़ाई में क्या हुआ था? भीमकर्ण को वासुदेव की मूर्ति प्राप्त हुई थी। इस लड़ाई में विजय के बाद नागवंशियों का राज गढ़वाल राज्य की सीमा तक विस्तारित हो गया। भीमकर्ण ने भीमसागर का निर्माण करवाया। नागवंशी राज्य की राजधानी चुटिया बंगाल पर आक्रमण करने वाले तुर्क आक्रमणकारियों के मार्ग के अत्यंत निकट था। अतः नागवंशी राज्य पर मुस्लिम आक्रमण से बचने हेतु भीमकर्ण ने 1182 ईस्वी में अपनी राजधानी चुटिया से खुखरा में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद है शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण नागवंशी राज्य का प्रमुख शासक था। शिवदास कर्ण ने 1401 ईस्वी में गुमला के घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण करवाया था। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? शिवदास कर्ण ने इस मंदिर में सियानाथ देव के हाथों भगवान विष्णु की प्रतिमा की स्थापित करवाई हुई थी। सियानाथ देव एक मराठा ब्राह्मण थे। इसके बाद है प्रतापकर्ण। प्रतापकर्ण क्या है? सल्तनत काल के लोधी वंश के समकालीन नागवंशी राजा प्रतापकर्ण क्षत्रिय विराट कर्ण थे। प्रतापकर्ण के समय नागवंशी राज्य गढ़वाल राजाओं के विद्रोह से त्रस्त था। इस समय तमाड़ के राजा ने नागवंशी राज्य की राजधानी खुखरागढ़ को घेराबंदी कर प्रतापकर्ण के किले में बंदी बना लिया। प्रतापकर्ण को इस बंदी से मुक्ति पाने हेतु खेरागढ़ के खरवार राजा बागदेव की सहायता लेना पड़ी। उसके बाद बागदेव ने तमाड़ के राजा को पराजित किया, जिसके परिणाम स्वरूप इसे कर्णपुरा का क्षेत्र पुरस्कार को भी मिला। नेक्स्ट है छत्रकर्ण। छत्रकर्ण का जो समय था 1469 से 96 के बीच में था। छत्रकर्ण लोधी वंश के समकालीन एक प्रतापी नागवंशी राजा था। छत्रकर्ण के काल में विष्णु की मूर्ति कुराम्बे में स्थापित की गई। इसी मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय 16वीं सदी में आरंभ में पंच परगना में रुके थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन रुके थे पंच परगना में? फिर नेक्स्ट है इस मूर्ति से प्रभावित होकर बंगाल के प्रख्यात वैष्णव संत चैतन्य महाप्रभु मथुरा जाते समय ये यहाँ रुके हुए थे। इन्होंने चैतन्य चरितामृत में झारखंड के भौगोलिक आकार का भी इन्होंने वर्णन किया है। उसके चैतन्य चरितामृत के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के संथाल परगना के कई गांवों में ठाकुरवाड़ी की स्थापना की थी। चैतन्य महाप्रभु ने झारखंड क्षेत्र को वैष्णव मत का प्रचार प्रसार भी किया था। पूछा जाता है किस मत का प्रचार किया था? तो वैष्णव मत का प्रचार किया था। उसके बाद है रामशाह का शासनकाल 1690 से 1715 के ईस्वी बीच में था। रामशाह मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम के समकालीन था। यदुनाथ शाह 1715 से 24 ईस्वी बीच में इसका शासनकाल था। यह रामशाह के बाद नागवंशी शासन था। नागवंशी शासक यदुनाथ शाह फरुखशेर के समकालीन था। 1717 ईस्वी में बिहार के मुगल सूबेदार सरबुलंद खान ने यदुनाथ शाह पर आक्रमण कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप
यदुनाथ शाह ने 1 लाख रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। सरबंद खां के आक्रमण के पश्चात अपने राज्य को सुरक्षित रखने हेतु यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी दोसा से पालकोट में इन्होंने क्या किया, स्थानांतरित कर लिया। (1719) 22 ईस्वी तक टोरी परगना पर पलामू के चेरो राजा रंजीत राय का कब्जा रहा। फिर है शिवनाथ शाह यह यदुनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। 1730 ईस्वी में बिहार के सूबेदार फर्रुखदौला ने छोटा नागपुर पर आक्रमण किया। इस समय यहाँ शिवनाथ शाह का शासन था। इस आक्रमण के परिणाम स्वरूप शिवनाथ शाह ने फर्रुखदौला को 12,000 रुपये मालगुजारी देना स्वीकार किया। कितना था, 12,000 रुपये यहाँ पे। इसके बाद उदयनाथ शाह 1733 से 40 ईस्वी के शासन का यह शिवनाथ का उत्तराधिकारी था। इस समय बिहार का मुगल सूबेदार अलवर्दी खां था। टेकारी के जमींदार सुंदर सिंह और रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह से अलवर्दी खां मालगुजारी वसूलता था। उसके बाद नागवंशी शासक उदयनाथ शाह द्वारा रामगढ़ के शासक विष्णु सिंह के माध्यम से ही अलवर्दी खां मालगुजारी भुगतान किया जाता था। उसके बाद है श्याम सुंदर शाह 1740-45 या उदयनाथ शाह का उत्तराधिकारी था। श्याम सुंदर शाह के शासनकाल में बंगाल पर आक्रमण करने हेतु मराठों ने झारखंड का कई बार प्रयोग किया। 1782 में भास्कर राव पंडित ने झारखंड से होकर बंगाल पर आक्रमण किया, परंतु बंगाल का तत्कालीन सूबेदार अलवर्दी खान ने खदेड़ दिया। 1747 में मराठा रघुजी भोसले ने भी बंगाल पर आक्रमण किया, जिसकी शिकायत अलवर्दी खान ने मराठा पेशवा बालाजी की शिकायत पर पेशवा बालाजी राजमहल के वामना गांव होते ही बंगाल पहुंचा, जिसकी खबर पाकर रघुजी भोसले मानव जनवास से होकर वापस लौट गया। मराठों द्वारा बार बार बंगाल पर आक्रमण हेतु झारखंड का प्रयोग करने के परिणाम स्वरूप झारखंड से मुगलों का प्रभाव समाप्त हो गया तथा मराठों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 31 अगस्त 1743 ईस्वी को पेशवा बालाजी राव व रघुजी भोसले के बीच एक समझौते के अनुसार झारखंड क्षेत्र पर रघुजी भोसले का प्रभाव स्थापित हो गया। उसके बाद है 1745 ईस्वी में रघुजी भोसले संथाल परगना से होकर बंगाल में प्रविष्ट किया। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास पलामू, मानभू आदि क्षेत्रों पर जमकर शोषण किया। कालांतर में मराठों ने छोटा नागपुर, खास पलामू जमकर शोषण किया। नागवंशी शासक का अन्य तथ्य इसमें देखते हैं हम लोग। 1498 ईस्वी में संध्या के राजा ने नागवंशी राज्य पर आक्रमण कर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, जिससे नागवंशी राजा ने खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि कर्ण की सहायता से मुक्त कराया। सरनाथ शाह ने के समय जमींदारी प्रथा का उल्लंघन कर दिया गया। फिर ठाकुर हरिनाथ शाहदी बड़का गांव के ठाकुर महाराज राम शाह के चौथे पुत्र थे। इन्होंने अपनी राजधानी डोसा से स्वर्ण रेखा नदी के नजदीक सतरंजी में स्थापित किया। नागवंशी राजा शासक हरिनाथ शाहदी ने 1691 में जगन्नाथ मंदिर का स्थापना किया था। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हटिया बाजार में का जो स्थापना किया ठाकुर हरिनाथ शाह किया था। ठाकुर हरिनाथ शाह की 5 पत्नियां और 21 पुत्र थे, जिसका उल्लेख 21 में किया गया है, नागवंशावली में किया गया है। नागवंशी शासक मणिनाथ शाह ने सिली, बुंडू, तमाड़, बरवा आदि स्थानीय जमींदारों को दमन किया। नागवंशी राजा अपने राज्य को बनाए रखने के लिए अपनी राजधानियां समय समय पर स्थानांतरित करते रहे। नागवंश की प्रथम राजधानी सुत्याम्बर और अंतिम राजधानी रातूगढ़, ये काफी इंपॉर्टेंट। प्रथम यहाँ पर जो है सुत्याम्बर और अंतिम रातूगढ़। नागवंश की राजधानी तथा उसके संस्थापकों का क्रम इस प्रकार है। पहला सुत्याम्बे, यहाँ पर है सुत्याम्बे का संस्थापक फणिमुकुट राय, चुटिया का जो है प्रताप राय, खुखरा का भीमकर्ण, ध्वजन शाह। उसके बाद है पालकोट यदुनाथ शाह और
पालकोट भोरों का है यज्ञनाथ शाह और रातूगढ़ का है उदयनाथ शाह। फिर है पलामू का रक्षेल वंश। प्रारंभ में पलामू रक्षेलों के प्रभाव में था। रक्षेल स्वयं को राजपूत कहते थे। रक्षेलों का पलामू क्षेत्र में आगमन राजपूताना क्षेत्र में रोहतासगढ़ से हुआ था। रक्षेलों के दो शाखाएं थे, देवगन हररगंज व महाराजगंज जो कहते हैं, कुंडेलवा चतरा व पांकी से होकर आए थे। रक्षेलों की दोनों शाखाओं में क्रमशः देवगन और कुंडेलवा में किले का निर्माण कराया तथा उसने अपनी राजधानी घोषित किया। कोरवा, गोंड, पहाड़िया, किसान और खरवा रक्षेलों के समय की महत्वपूर्ण जनजातियां थी। इसमें खरवा सर्वाधिक संख्या में थे, जिनके शासक प्रताप धवल थे। रक्षेलों ने पलामू में लंबे समय तक शासन किया तथा 16वीं सदी में चेरों ने पदस्थ कर दिया। फिर है पलामू का चेरो वंश। चेरों ने रक्षेलों को पराजित कर अपने राज्य की स्थापना की। इस वंश की स्थापना 1572 ईस्वी में भागवत राय करवाया था। साहेब राय 1697 से 1716 के बीच में ये बहादुर शाह जहांदर शाह और पुरक्षेत्र के समकालीन थे। इसके बाद है रंजीत राय। यह साहेब राय का उत्तराधिकारी था। इसके शासनकाल में बिहार का मुगल सूबेदार सरबुलंद खां पलामू आया था। इन्होंने सरबुलंद खां से टोरी परगना पर कब्जा करके 1722 ईस्वी में अपने क्षेत्र को अधिकार कर लिया। उसके बाद जयकृष्ण राय ने रंजीत राय की हत्या करके पलामू राज्य पर कब्जा कर लिया। 1730 में बिहार के सूबेदार फकरुद्दौला ने चेरो राजा जयकृष्ण राय से 5000 रुपये सालाना कर वसूल किया। 1737 में अलीवर्दी खां को बिहार का मुगल सूबेदार बनाया गया तथा इसने जयकृष्ण राय पर 5000 रुपये वार्षिक का निर्धारित किया और इसे वसूलने का अधिकार टेकरी के राजा सुंदर सिंह को दे दिया। 1740 में बिहार के मुगल सूबेदार जैनुद्दीन खान ने भी जयकृष्ण राय पर 5000 वार्षिक का निर्धारित किया। जैनुद्दीन खान ने अपने सैन्य अधिकारी हिदायत अली खान ने पलामू के चेरो राजा पर आक्रमण भी किया तथा यह मुगलों द्वारा पलामू के चेरो राजाओं पर अंतिम आक्रमण था। 1750 से 35 ईस्वी के दौरान जो ध्रुवीकरण हुआ और जयकृष्ण के दरबार में षड्यंत्र प्रारंभ हो गया। इस दौरान दक्षिणी पलामू पर चेरो राजाओं का अधिकार रहा, जबकि उत्तरी पलामू पर राजपूत और मुस्लिम जमींदारों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। 1755 में बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया और इन्होंने पलामू में भी इसका भरपूर लाभ उठाया। अब है सिंहभूम का सिंह वंश। हो जनजाति के अनुसार सिंहभूम का नामकरण उनके कुल देवता सिंहभोंगा के नाम पर हुआ। सिंह वंश के ग्रंथ वंश प्रभालेखन में सिंह वंश की दो शाखाओं का वर्णन मिलता है, पहली शाखा और दूसरी शाखा। पहली शाखा की बात करते हैं। यहाँ पर है 7वीं सदी के अंत में सिंह लोग सिंहभूम में भूमियों और सड़कों के संपर्क में आए एवं इस क्षेत्र पर अधिकार लिया तथा 8वीं सदी में आरंभ में सिंह वंश की पहली शाखा की स्थापना की गई। इस शाखा का संस्थापक काशीनाथ सिंह था। इस शाखा में 13 राजाओं ने शासन किया। प्रारंभ में इन राजाओं ने छोटानागपुर के नागवंशियों के प्रभुत्व को स्वीकार करते हुए शासन किया, परंतु वे बाद में वे स्वतंत्र शासन कर। पहली शाखा का शासन 13वीं सदी में प्रारंभ तक विद्यमान रहा। दूसरी शाखा जो है दर्पनारायण सिंह 1205 से 12 ईस्वी तक लंबे शासन तक इन्होंने शासन किया। 1205 ईस्वी में सिंह वंश की दूसरी शाखा का स्थापना किया। इस वंश का दूसरा शासक युधिष्ठिर 1262 से 71 ईस्वी तक, जिसकी मृत्यु के बाद काशीराम सिंह शासक बना। काशीराम सिंह महिपाल सिंह का उत्तराधिकारी था। यह परिवर्ती मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम का समकालीन था। काशीराम सिंह ने बनाए गए क्षेत्र में पुरहाट नामक नई राजधानी बनाई। काशीराम
सिंह के बाद शासक अच्युत सिंह के शासन काल में ही कुल देवी के रूप में पौरो देवी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्युत सिंह के बाद त्रिलोचन सिंह और अर्जुन सिंह प्रथम इस वंश का शासक बना। अर्जुन सिंह प्रथम एक बार जब बनारस की तीर्थ यात्रा से लौटे थे तो रास्ते में मुसलमान उन्हें पकड़कर कटक उड़ीसा ले गए, परंतु कुछ ही समय बाद अपने 32 अनुयायियों के साथ वापस राज लौटने की अनुमति दे दी गई। अर्जुन सिंह प्रथम के बाद जगन्नाथ सिंह द्वितीय शासक बना, जो इस वंश का 13वां शासक था। इसके उत्पीड़न से तंग आकर भूइयां जनजाति के लोगों ने विद्रोह कर दिया था। जगन्नाथ सिंह द्वितीय के बाद उसका पुत्र पुरुषोत्तम सिंह सिंहों का शासक बना। उसके बाद इसका पुत्र अर्जुन सिंह द्वितीय शासक बना। अब है अर्जुन सिंह द्वितीय। अर्जुन सिंह द्वितीय ने अपने चाचा विक्रम सिंह को 12 गांवों वाला एक जागीर दिया, जिसे सिंहभूम का पीर कहा जाता था। विक्रम सिंह ने अन्य क्षेत्रों को इसे मिलाकर इसका विस्तार किया तथा इसकी राजधानी सरायकेला को बनाया। बाद में यही सरायकेला राज्य बना। विक्रम सिंह ने पटकुम राजा को शासित क्षेत्र कांडू तथा बंगशाही पीर पर कब्जा कर उस अपनी उत्तरी सीमा को विस्तारित किया। इस प्रकार उसने उत्तरी पूर्व में गम्हरिया व खरसावां पर भी कब्जा कर लिया। अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी अमर सिंह था तथा अमर सिंह के बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ सिंह वंश की गद्दी पर बैठा। उसके बाद जगन्नाथ सिंह चतुर्थ के शासनकाल के समय पुरहार क्षेत्र में हो कोल जनजातियों द्वारा उपद्रव मचाया जा रहा था। हो आदिवासियों के उपद्रव का काबू करने हेतु जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने छोटा नागपुर खास के नागवंशी दर्पनाथ सिंह की मदद ली, परंतु हो आदिवासियों ने इनकी संयुक्त सेना को भी पराजित कर दिया। हो जनजातियों के साथ साथ कोल जनजाति द्वारा भी इस क्षेत्र का लगातार उपद्रव किया जा रहा था। कोल लड़ाका सिंहभूम इस क्षेत्र से बाहर जाकर भी लूटपाट करते थे। फिर है जगन्नाथ सिंह चतुर्थ ने स्थिति को नियंत्रित करने हेतु अंग्रेजों की सहायता ली और 1767 ईस्वी में पहली बार सिंह क्षेत्र पर अंग्रेजों ने प्रवेश किया। अन्य महत्वपूर्ण राजवंश में देखें सबसे पहले मानभूम के मानवंश। इसमें कहता है कि 8वीं सदी के दूधपानी शिलालेख हजारीबाग और 14वीं सदी के कवि गंगाधर द्वारा निर्मित गोविंदपुर शिलालेख धनबाद से मानभूम के मानवंश की जानकारी मिलती है। इनका शासन हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र धनबाद में विस्तारित था। मानभूम के शासक अत्यंत अत्याचारी था। 10वीं सदी में प्रसिद्ध भूमि स्वराज आंदोलन इसी राजवंश के अत्याचार के कारण हुआ था। इसके बाद है मानभूम ने मानव राजाओं ने संवर जनजाति पर विशेषकर महिलाओं पर घोर अत्याचार किया था। फलस्वरूप संवर जनजाति ने मानभूम क्षेत्र छोड़कर पंचेत राज में शरण ले लिया था। पंचेत मानभूम का सबसे शक्तिशाली राज्य था। इसके बाद है रामगढ़ राज्य। रामगढ़ राज्य में देखेंगे यहाँ पर रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में लगभग बागदेव सिंह ने की थी। बागदेव सिंह अपने बड़े भाई साहब सिंहदेव के साथ नागवंशी शासकों के दरबार में थे, परंतु नागवंशी शासकों से इसका मतभेद हो गया। इस मतभेद के बाद वे बड़का गांव क्षेत्र में कनपुर आ गए तथा यहाँ पर स्थानीय शासक को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने अन्य 21 परगना पर भी अधिकार प्राप्त कर लिया और इसको मिलाकर रामगढ़ राज्य की स्थापना कर दी। इसके बाद है बागदेव सिंह ने अपने शासन को स्थायित्व प्रदान करने हेतु समय समय पर अपनी राजधानी को हस्तांतरित किया। रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष दलेल सिंह के शासनकाल में हुआ। दलेल सिंह 1667 से
1724 ईस्वी तक रामगढ़ का शासक था। 1718 ईस्वी में दलेल सिंह ने 6 राज्य के राजा मगर सिंह की हत्या कर उसके कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हालांकि 1724 ईस्वी में मगर सिंह के पुत्र रणभस्त खां ने दलेल सिंह को पराजित कर अपना राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। दलेल सिंह के बाद विष्णु सिंह 1724 से 1733 ईस्वी के बीच में ये रामगढ़ का शासक बना। उसके बाद है विष्णु सिंह ने 6 राज्य पर पुनः कब्जा कर लिया तथा 1747 ईस्वी में रामगढ़ राज्य पर भास्कर राव के नेतृत्व में मराठों के आक्रमण तक यह विष्णु राव के अधिकार में ही रहा। 1740 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने हिदायत अली खां को रामगढ़ में से वार्षिक कर वसूलने को भेजा। हिदायत अली खां ने रामगढ़ पर वार्षिक कर 12,000 रुपये वसूल तय किया। 1751-52 में नरहत सम्या के जमींदार कामगर खां ने विष्णु सिंह पर आक्रमण कर विष्णु सिंह को समझौता करने हेतु विवश कर दिया। बंगाल के नवाब मीर कासिम को सूचना मिली कि विष्णु सिंह नवाब विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, जिसके बाद 1733 में मीर कासिम द्वारा मरकत खां और असदुल्ला खां के नेतृत्व में भेजी गई सेना ने विष्णु सिंह को पराजित कर उसके द्वारा अवैध रूप से हड़पे गए क्षेत्रों को उनके मूल मालिकों को सौंप दिया। इसके बदले में मीर कासिम को मुआवजा मिला। फिर विष्णु सिंह के बाद उसका भाई मुकुंद सिंह रामगढ़ का शासक बना तथा उसने 6 राज्य को रामगढ़ राज्य में मिला लिया। रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया और अंतिम राजधानी पद्मा थी। रामगढ़ राज्य की राजधानियों का क्रम इस प्रकार है। राजधानी सिसिया, संस्थापक बागदे सिंह, फिर उर्दा, बागदे सिंह, बादाम, हेमंत सिंह, रामगढ़, दलेल सिंह, इचाक, तेज सिंह, पद्मा, ब्रह्मदेव नारायण सिंह। उसके बाद है 1937 ईस्वी में रामगढ़ राज्य के शासक कामाख्या नारायण सिंह बने। 26 जनवरी 1955 को बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3 के द्वारा बागदे सिंह द्वारा स्थापित रामगढ़ राज्य की स्थापना कर दिया गया। फिर है खगड़िया राज्य। इस राज्य की स्थापना 15वीं सदी में हंसराज देव ने किया था। खगड़िया का हंसराज देव ने बंदावत जाति के शासक को पराजित कर हजारीबाग पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। इस राज्य का विस्तार वर्तमान गिरिडीह जिले तक है। हंसराज देव मूलतः दक्षिण भारत का रहने वाला था तथा उसने उत्तर भारत के ब्राह्मणों को क्या किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किया। खगड़िया राज्य के अन्य राजा शिवनाथ सिंह, मोद नारायण, गिरिवर नारायण देव आदि थे। अब है ढालवुम का ढाल वंश। ढालवुम क्षेत्र का विस्तार सिंहभूम में था। ढाल वंश के शासनकाल में नरबलि प्रथा प्रचलन था। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नरबलि प्रथा। पंचेत राज मानवों का सर्वाधिक शक्तिशाली था। ये पंचेत जो था वो मानवों का सबसे शक्तिशाली था। इस राज्य का राज चिन्ह कपिला गाय का पुछ और चंवर था। इस कारण इस राज्य के राजाओं को गोमुखी राजा भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट, गोमुखी राजा। अब है विभिन्न फसलों से संबंधित झारखंड के कुछ प्रमुख स्मारक। विभिन्न काल से संबंधित झारखंड के कुछ प्रमुख स्मारक और स्थान। नए स्मारक स्थान यहाँ पे हम देखेंगे। हाराडी मंदिर समूह, ये तमाड़ रांची में है। शाहपुर किला, मेदिनीनगर पलामू, कोल्हुआ पहाड़ी चतरा, तेलियागढ़ किला राजमहल साहिबगंज। इसकी विशेषता है
हराड़ी मंदिर समूह तमाड़ रांची का दुर्गा और काली का प्राचीन मंदिर है। उसके बाद शाहपुर किला, मेदिनीनगर पलामू मुगल कालीन स्थापित किला है। कोलवा पहाड़ी चतरा में है। दंत कथाओं की पेंटिंग प्राप्त है यहाँ पे। और तेलियागढ़ किला में है राजमहल, ये साहिबगंज में जो मुगल सरदारों द्वारा निर्मित था ये। उसके बाद है पुराने स्मारक स्थान, प्राचीन स्थल या टैंक जो है यह है वेसी नगर पश्चिम में और ये संबंधित है 5वीं-6वीं शताब्दी से। शिव मंदिर है शेख परताव लोहरदगा मध्यकाल से संबंधित है। जामी मस्जिद हदफ साहिबगंज 16वीं शताब्दी से। बरादरी अर्जी मुखीपुर साहिबगंज 16वीं शताब्दी से। असुर स्थल कुजला खुट्टी ऐतिहासिक स्थल है। उसके बाद है असुर स्थल। अब असुर स्थल यहाँ पर जो देख रहे हैं 5 से लेकर के 9 तक अब अलग अलग जगह पे है। एक असुर स्थल कुजला, फिर खुटी टोला, सारिद कोकेल और कथर टोली और फिर हंसा खुटी ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक सभी ऐतिहासिक है। इसके बाद पुराना किला रुआम पूर्वी सिंहभूम, पुराना टीला कुलगढ़ा ईटागढ़ सरायकेला खरसावां, ये सब ऐतिहासिक स्थल है। इस तरह दोस्तों हमने चैप्टर नंबर 9 जो है कंप्लीट किया और इसमें हमने बताया कि झारखंड का जो क्षेत्रीय राजवंश किस रूप में किस तरह किसका क्या प्रभाव था, किन्होंने क्या क्या कार्य किया और किस तरह से इसका झारखंड पे प्रभाव रहा, अभी क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। दोस्तों इस तरह से हम झारखंड जो उड़ान सार संग्रह से संबंधित हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं, इसको फास्ट स्टडी कर रहे हैं। मैंने पहले बताया था कि किसी भी कीमत पे यह प्रयोग, यह जो है आपका लाभ आपके कम समय में उपयोगी हो सकता है। वैसे छात्र जिनके पास समय का अभाव है, वैसे छात्र जो सेवारत हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, जिनके पास समय कम है, वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, वो हेडफोन के माध्यम से, ईयरफोन के माध्यम से या कहीं बैठे हो, जब उनके पास पढ़ने का समय नहीं तो सुन कर के ये पूरा उड़ान संग्रह का बुक जो है कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों जहाँ तक पता है कि जेपीएससी का सेकेंड पेपर वो पूरे तरह से झारखंड का सामान्य ज्ञान पर आधारित है। इसमें आपकी नॉलेज काफ़ी प्रखर और बुद्धिमत्ता तरीके से आपको देना पड़ेगा। इसकी नॉलेज, आपकी ज्ञान जो है काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। यदि ये करने में आप सक्षम हैं तो आपका स्कोर या तो आप नॉन क्वालिफाई हो सकते हैं, बाहर भी निकल सकते हैं, इसलिए इसको आप तैयारी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों इसी के साथ हम कुछ इस तरह से आपके जज्बातों को आगे बढ़ाते हुए, आपके हौसला को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ पंक्तियाँ आपको बताना चाहते हैं और इस पंक्तियों से अपने आप को मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन लाइए और लाइफ में कैरियर को बनाने के लिए आगे बढ़िए। कहता है हवाओं के भरोसे मत उड़ तू, हवाओं के भरोसे मत उड़ तू, चट्टानों तूफानों के भी रुख मोड़ देती है, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख तू, अपने पंखों पर भरोसा रख तू, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है, हवाओं के भरोसे तो पतंगे उड़ा करती है। दोस्तों अपने आप को हौसला रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए, हवाओं के भरोसे मत उड़िए। यहाँ कहने का मतलब है हवाओं के भरोसे किसी कहने में मत चलिए, अपनी तैयारी को खुद बुलंदी दीजिए ताकि आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सफलता ही आपकी मेन टारगेट